नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। आज हम यहां एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, डिजिटल क्राइम की दुनिया का खुलासा। द डिजिटल क्राइम एम्पायर स्टैंड्स एक्सपोज्ड। जी हां, लोन ऐप के जरिए चाइनीज लूट, क्रिप्टो, इस पे एक भारी खुलासा और जहां जाकर बेबस हो जाती हैं भारत की सुरक्षा एजेंसियां। जी हां, यह खुलासा ईडी के माध्यम से, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के माध्यम से की गई है, जिस पर बना यह डिटेल्ड एपिसोड हम आपके समक्ष लेकर आज उपस्थित हैं। एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपका मोबाइल फोन जो आपके 24 घंटे का साथी बना हुआ है और जिसके बिना आप बेबस हैं और काम नहीं कर पाते, व्यापार नहीं कर पाते, क्या आपको पता है कि 24 घंटे आप एक मोबाइल बॉम्ब के साथ रह रहे हैं और यह मोबाइल बॉम्ब जिस वक्त फटेगा, इसका विस्फोट होगा, आपका कुछ भी नहीं बचेगा। तो साहब, आपकी मोबाइल में दिख नहीं रहा है लेकिन छिपा है एक खतरनाक डिजिटल बम। क्या आप उसके बारे में जानना चाहेंगे? तो बने रहिए। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे इस छिपे हुए मोबाइल डिजिटल बम से क्या क्या खतरे हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं। हम खुलासा करेंगे डिजिटल क्राइम की दुनिया के बेताज बादशाही का भी, और यह सब कुछ हो रहा है सीमा पार चाइना से, जहां जाकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हाथ बंद जाते। और फिर आप पूछते हैं कि मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, क्या कर रही है भारत की सुरक्षा एजेंसियां, भारत की पुलिस, भारत की बैंकिंग व्यवस्था, भारत की आरबीआई? यह निकम्मी पुलिस है, यह पैसा रिकवर क्यों नहीं कर पा रही है? और तब भी जब हमने इसको समय पर सूचित कर दिया था। तो साहब, इस मोबाइल बॉम्ब में आपके छिपा है एक ऐसा ऐप जो देता है आपको पैसा, और पैसा भला किसको बुरा लगता है। और इसी पैसा पे, इसी ऐप के जरिए वो लूट लेता है आपकी जिंदगी, आपका डेटा और ऑफ कोर्स आपका संपूर्ण पैसा। और इस राज को खोला है भारत की सुरक्षा एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। और इन घोटालों के पीछे कौन है मास्टर माइंड? तो साहब, चाइनीज डिजिटल माफिया लोन ऐप से लेकर क्रिप्टो तक एक नया हथियार है भारतीय उपभोक्ताओं पर सीधे प्रहार करने का, उनके जेब को काट लेने का, उनके घर में, उनके बैंक अकाउंट्स में घुसकर डाका डालने का। और यहाँ सबसे बड़ी जो दुखद बात है वह है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जानते हुए भी, समझते हुए भी कुछ खास नहीं कर पाती। तो दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट के अनुसार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने इस रिपोर्ट में साफ कहा है कि भारत में जो भी क्रिप्टो स्कैम, लोन ऐप स्कैम चल रहा है, उस सब के पीछे है चाइनीज दिमाग, चाइना का मास्टरमाइंड, चाइना का माफिया। आज से 2 या 4 साल पहले मैंने इस विषय को उठाया था और निर्मला सीतारमण जी से, भारत के वित्त मंत्री से, कुछ स्टेप्स लेने को कहा था। वो स्टेप्स लिए भी गए। आज मैं उसके
डिटेल में, तफसील में नहीं जाता, लेकिन वो नाकाफी साबित हुए। उसके बाद भी इनका आतंक, इनकी लूट बंद नहीं हुई है, रुकी नहीं। तो साहब, भारत में लोकल प्लेयर्स के नाम पर ये चाइनीज कंपनियां देखिए किस तरह के ऐप लॉन्च करती हैं। ये ऐप होता है लोन प्रो, फास्ट कैश, रैपिड लोन जैसे प्रचलित नाम। फिर इनको डाला जाता है गूगल स्टोर पर। आपको लगता है कि गूगल स्टोर पे जो भी कुछ है वो वेरीफाइड है, वह सेफ है। फिर चलाया जाता है फ्लैशी ऐड, और उस एड्स में कहा जाता है इंस्टेंट लोन इन 5 मिनट्स। अब यूजर इस ऐप को 5 मिनट में पैसा पाने के चक्कर में डाउनलोड करता है, और जैसे ही वह डाउनलोड करता है, अनजाने में वो अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स, गैलरी के फोटोज, मैसेज, बैंक डाटा, सबका एक्सेस वह इस ऐप को दे देता है। और जैसे ही एक EMI डिफॉल्ट होती है, खेल शुरू हो जाता है। आपने डिफॉल्ट किया, आपके सारा डाटा का एक्सेस इस ऐप के पास है, और फिर शुरू होता है पर्सनल ब्लैकमेल का खेल। फिर मिलती है पर्सनल फोटो और आपकी वीडियो को वायरल करने की धमकी। ईडी की रिपोर्ट कहती है कि इन ऐप्स ने अब तक भारतीयों से करोड़ों रुपए वसूले हैं। क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके फॉरेन वॉलेट में इस पैसे को देश के बाहर भेज दिया जाता है, खासकर हांगकांग और सिंगापुर के रूट से। अब यहां पर कानून हमारे हस्तक्षेप के बाद, पत्र लिखने के बाद, रिप्रेजेंटेशन देने के बाद कुछ बने तो, लेकिन क्या वो काफी है? आइए हम समझते हैं इसके कानूनी पहलू। ईडी ने कहा कि देखिए, भारत के 20 से ज्यादा राज्यों में चाइनीज सिंडिकेट ने अपना जाल, विस्तृत जाल फैला रखा है। IPC, IT एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत जांच तो चल रही है, लेकिन यह कोई सिर्फ साइबर क्राइम नहीं है, यह आर्थिक आतंकवाद है, इकोनॉमिक टेररिज्म है। और देश में इकोनॉमिक आतंकवाद से निपटने के कानून बने हैं, पोटा और इस तरह के और कानून हैं, बट इकोनॉमिक टेररिज्म नया है, और इसके लिए भारत का संविधान, भारत की पार्लियामेंट, भारत की संसद, भारत की सुरक्षा एजेंसियां तैयार नहीं हैं। शायद उनके सोच के पटल पर इस खुलासे के बाद कुछ आए तो आए, लेकिन फिलहाल भारत इस इकोनॉमिक अटैक से, इस इकोनॉमिक आतंकवाद से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। क्योंकि साहब, यह जो देखने में लगता है इससे धोखाधड़ी एक व्यक्तिगत आदमी के साथ हुई, एक इंडिविजुअल के साथ हुई, लेकिन नहीं, यह पूरे के पूरे भारत की आर्थिक सुरक्षा का सवाल है, आर्थिक संरक्षा का सवाल है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सवाल है। और सोचिए जरा, रुकिए, सोचिए, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के जरिए जो पैसा विदेश भेजा जा रहा है, वो क्या सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग है, कि वह एक तरह का डिजिटल इन्वेजन है? आपके देश के अंदर, आपके देश में घुस करके, लूट करके, आपकी आंखों के सामने पैसा मैं लेके जा रहा हूं, अपराधी हूं, माफिया हूं, आप सब जानते हैं, और आप इसको रोक नहीं। साहब, आपको अब भी अगर मेरी बात समझ में नहीं आई तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं संभाजी नगर, महाराष्ट्र। जी हां, संभाजी नगर महाराष्ट्र में एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर पकड़ा गया। 120 लोग यहां गिरफ्तार हुए, जिसमें 100 तो महिला कर्मचारी थी। और ये लोग यहां संभाजी नगर महाराष्ट्र में बैठकर क्राइम कहां कर रहे थे? ट्रंप के देश में, यूएस की सरजमी में, और ठग रहे थे यूएस सिटीजन्स को
पेपाल लोन्स के नाम पर। ये वहां भी लोन ऑफर कर रहे थे डॉलर में, किसको? यूएस सिटीजन को। तो ईडी ने जब जांच किया तो इस कॉल सेंटर का लिंक कई चाइनीज ऐप से पाया गया। उसमें जो मुख्य रूप से ऐप थे वो थे HPZ टोकन, फास्ट कॉइन, कैश बस। इन ऐप के जरिए पैसे को क्रिप्टो में बदलकर देश के बाहर भेजा गया। कुछ मामलों में NBFC के नाम और लाइसेंस तक मिसयूज किए गए ताकि स्कैम कानूनी लगे, लेजिटिमेट रखे। यही वो चेंज है जिसके लिए हमने लड़ा था, फोर्सेस सुप्रीम पार्टनर्स ने लड़ा था। निर्मला सीतारमण जी को कोविड के तुरंत बाद चिट्ठी लिखी थी, रिप्रेजेंटेशन दिया था, बात चली और उन्होंने यह मैंडेटरी कर दिया था कि भारत में लोन NBFC ही दे पाएगी, रजिस्टर्ड NBFC। पहले यह भी नहीं था, ऐप के जरिए सीधे लोन बांटा जा रहा था। लेकिन जब या और किसी बिजनेस एंटरप्राइज में किसी भी तरह से कोई विशेष लाइसेंसिंग की आवश्यकता नहीं गई थी, लेकिन उसके बाद भारत ने अपने कानून में परिवर्तन किया और NBFC बी कैटेगरी की अनिवार्यता को इवन लोन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लाया गया, ताकि एंटिटी कौन सी है उसका पता क्या है। पहले तो कुछ पता नहीं होता था, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कौन है, कहाँ से कर रहा है, लोन बांट रहे हैं। तो नोबडी वाज बॉदर्ड, बिकॉज सरकार तब सचेत होती है जब मनी कलेक्ट किया जाता है। आप भी ज्यादा जांच पड़ताल तब करते हैं जब आपसे कोई डिपॉजिट लेता है। फिर आपको धोखाधड़ी का जो माहौल है, व्यू नाउ से लेके हीरा गोल्ड और तमाम इस तरह के जो एपिसोड हुए हैं, तो उसको देखकर अब जनता काफी जागरूक है और सचेत है, वो बहुत सवाल पूछती है। तो इस बार गेम उल्टा है, वो कहने जी मुझे पैसा दो मत, मैं पैसा आपको दे रहा हूं। फिर क्या, पैसा किसको बुरा लगता है और जनता आ जाती है झांसे में। और देखिए एक बहुत बड़ा वर्ग है, कम पढ़े लिखे मजदूर तबके का, जहां तक तो अभी डिजिटल लिटरेसी तो आप देख रहे हैं, आलम IAS और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और नेता तक डिजिटल अरेस्ट हो जा रहे हैं। तमाम जागरूकता फैलाने के बाद अच्छे अच्छे लोग ठगे जा रहे हैं। तो खैर वो वर्ग तो अभी डिजिटल लिटरेसी के D से भी बहुत दूर है। तो ऐसे लोग पैसों की ज़रूरत में, पैसों के लालच में झांसे में आ जाते हैं और फिर गंवा बैठते हैं अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी। तो साहब इस बार जब NBFC का इस लिंक को ढूंढा गया तो यह पाया गया कि ये NBFC का नाम मिसयूज कर रहे थे ताकि स्कैम लेजिटिमेट लगे और ठगी इनकी बदस्तूर जारी थी। क्रिप्टो के द्वारा भारत से लूटा गया पैसा सिंगापुर और हांगकांग के जरिए चाइनीज बैंक्स में चाइनीज माफिया तक पहुंच रहा था। अब सवाल ये है कि आप अपने को इस लूट से, इस आतंकवाद से कैसे बचा सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं कुछ टिप्स देने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहली जो शर्त है और जो जरूरत है कि न सिर्फ पैसे के लिए बल्कि किसी भी तरह का अननोन ऐप आप डाउनलोड मत कीजिए और लोन ऐप तो बिल्कुल डाउनलोड मत कीजिए। और अगर आप डाउनलोड कर भी रहे हैं तो बड़ा सावधान रखिए, एक एक सूचना को ध्यान से पढ़िए। जस्ट वो आपसे टिक कराता जा रहा है और आप टिक करते जा रहे हैं क्योंकि आपको जल्दी है कि पैसे आपको मिल जाएं, तो आप गए काम से। एक एक परमिशन को चेक कीजिए कि और ऐप डाउनलोड करते वक्त वो आपसे गैलरी का परमिशन मांग रहा है, कॉन्टैक्ट्स का परमिशन मांग रहा है। क्यों चाहिए भैया? आपको मेरी गैलरी से क्या लेना देना, आपको मेरे कॉन्टैक्ट से क्या लेना? आप मुझे लोन दे रहे हैं, ठीक है, बैंक डिटेल तक ले लीजिए, वहीं आप लोन ट्रांसफर करने हैं। बाकी ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ वगैरह वगैरह वो सब आपको जो लेना ले लीजिए, लेकिन मेरी गैलरी और मेरे कॉन्टैक्ट से आपको क्या लेना देना।
तो सावधान रह जाइए जैसे ही आपसे इस तरह के परमिशन मांगे जाएं। दूसरा, ये जो तुरंत लोन देने वाली एप्स हैं, चटमट मंगनी पट विवाह, जो आज के जनरेशन को बड़ा सूट करता है, ठीक है, 2 मिनट्स नूडल जनरेशन। तो इंस्टेंट लोन देने वाला ऐप, आप आरबीआई की साइट पे जाइए, देखिए कि ऐप नहीं, ऐप के पीछे कौन सी एनबीएफसी है। ये जो नया कानून कोविड के बाद जिस पे हमने भी रिप्रेजेंटेशन दिया, ये नहीं कह रहे मेरे कारण ही हुआ या हमने भी क्या, हमने ये सवाल उठाया था शिद्दत से, सरकार भी सोच रही होगी, उसके पास पोर्ट था, लेकिन खैर एनबीएफसी की अनिवार्यता लाई गई। तो साहब जब ये लाई गई तो आपको अब जा करके देखना है कि जिस एनबीएफसी का नाम इस लोन ऐप के साथ जुड़ा है वो आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड एनबीएफसी लिस्ट में है या नहीं है। अब कहेंगे ये मैं कैसे पता करूं? सिंपल है, आरबीएफसी की वेबसाइट पे जाइए और उस नाम को वेरीफाई कर लीजिए। और इन तमाम सावधानियों के बाद भी अगर आपके साथ हादसा हो ही गया है, आपका ब्लैकमेल हो ही रहा है, तो तुरंत साइबर क्राइम, फिर से रिपीट कर रहा हूं, cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करिए। ईडी की हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करिए। स्थानीय साइबर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, तो शायद कुछ हो जाए। देखिए, इसमें जो दिल्ली पुलिस के डीसीपी हैं, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को हेड करते हैं नीरज ठाकुर, वो कह रहे थे कि जैसे एक्सीडेंट में एक गोल्डन टाइम होता है, हार्ट अटैक में गोल्डन टाइम होता है कि उस ड्यूरेशन तक पेशेंट तक अगर मेडिकल चिकित्सीय सहायता पहुंच जाती है तो उसके जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। उसी तरह साइबर क्राइम में वो रिपोर्टिंग का एक गोल्डन टाइम है। अगर उस वक्त तक, उस समय सीमा में आपने रिपोर्ट कर दिया तो आपका साथ फर्दर क्राइम ना हो, आप उससे सुरक्षित हो जाते हैं और बहुत हद तक आपका पैसा रिकवर होने या पूरा पैसा उस ट्रांसफर होने से बच भी जाता है। तो उस गोल्डन टाइम पीरियड को आप याद रखिए। जैसा कि मैंने अपने इस वीडियो के प्रारंभ में कहा कि सरकार कानून तो लाई है, लेकिन वो नाकाफी हैं और वो इस क्राइम को अब तक कंट्रोल नहीं कर पाए हैं पूरी तरह से। रूल आउट तो बहुत दूर की बात है। तो जहां तक मेरी समझ है, जितनी जानकारी है, उसके अनुसार से सरकार को इस बारे में कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ और कदम उठाने चाहिए। तो सबसे पहली जो डिमांड है, सबसे पहली जो रिप्रेजेंटेशन है, मैं पुनः पत्र लिखूंगा भारत के वित्त मंत्री, भारत के गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री को, उन तक अपनी बात पहुंचाऊंगा। जनता के साथ जो हो रहा है वह सच्चाई पहुंचाऊंगा कि साहब क्रिप्टो ट्रेडिंग पर और टाइट और सख्त कानून लाए जाने की तत्काल जरूरत है। दूसरा, आरबीआई और ईडी को मिलकर कोई ऐसे नए निजाम शुरू करने की जरूरत है जिसमें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट गेटवेज को ट्रेस करने की पावर हो उस निजाम के पास, उस इंस्टीट्यूशन के पास। आज की तारीख में ना तो ईडी के पास यह पावर है और ना ही आरबीआई के पास। पैसा जैसे ही सीमा से पार हुआ वो हमारी पहुंच से, आरबीआई की और ईडी की जांच की पहुंच से बाहर निकल जाता है। तो भारत को अपनी कानून में तब्दीली करके कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कोई ऐसी यूनिट, और उसको ये पावर देनी पड़ेगी। हर लोन ऐप के लिए KYC प्लस जियो लोकेशन वेरिफिकेशन कि वो कहाँ बेस्ड है, उसका ऑफिस कहाँ है, यह अनिवार्य कर दिया जाए। साथ ही साथ यह काम सिर्फ सरकार से नहीं होगा, जो विक्टिम हैं, जिनके साथ यह हुआ है, जो देश की जनता है, उसको भी जागरूक होना पड़ेगा। डिजिटल सुविधा के नाम पर हम अपनी निजता, प्राइवेसी नहीं बेच सकते, किसी के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आज हम क्विक
आरामदेह सुविधाजनक होने की चक्कर में अपनी प्राइवेसी, मतलब हम खुद को बेशर्म होकर नंगा करने को तैयार है। तो यह नंगापन आप पर कभी न कभी भारी पड़ेगा और आप ब्लैकमेल होके रहेंगे। अगर आपके साथ ऐसी कोई क्राइम हुई है, ऐसी कोई घटना हुई है, या आपके किसी जानने वाले ने ऐसे किसी ऐप से लोन लिया है और अब उनके साथ हैरेसमेंट हो रहा है, तो कमेंट करें, हमें बताएं, कमेंट में लिखें जस्टिस नीडेड। मैं और मेरी लीगल टीम फोर्स सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल आपकी भरपूर मदद करने का प्रयास करेंगे। शेयर कीजिए ये वीडियो ताकि कोई और नया आदमी इसका विक्टिम ना बने, चाइनीज लूट के षड्यंत्र का हिस्सा ना बने। जय हिंद, जय भारत, और याद रखिए, जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है, लीगल शील्ड है। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर जय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।